हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड लास्टली मेयर्स रिलेशन। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल इस चैप्टर के लिए बल्कि आने वाला जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होगा। एंड नॉट ओनली इन केस ऑफ बोर्ड बट जो आप JEE मेंस और CET के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड और 11th में तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मैं कुछ एक गैस रख रहा हूँ और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गैस है इसका मास है mkg। सो मास इज mkg ऑफ गैस। इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोविजन रख रहा हूँ। मान लीजिए है इस तरीके से एक बर्नर है जिसके कारण मैं इस गैस को हीट कर सकता हूँ। अगर मैं इस गैस को हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर किसी कारण से या फिर किसी और अरेंजमेंट थ्रू अगर मैं इस पर्टिकुलर गैस से हीट को रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल आउटर सराउंडिंग को अगर ठंडा रखा है, कोल्ड सराउंडिंग है, तो ऑटोमेटिकली गैस से क्या हो जाएगी, हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो उस केस में जो टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ हम कह सकते हैं कि भैया टेम्परेचर विल रिड्यूस। तो इनिशियली समझने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया हमने ये जो बर्नर अरेंजमेंट दिखाया है इससे हम क्या करने वाले हैं, हीट ऐड करने वाले हैं। सो लेट्स से कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एडेड इनटू द गैस। अब गैस ही मेरा सिस्टम है और जो अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रही है उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा क्यू। तो सपोज डेल्टा क्यू हीट ऐड करने के बाद इस गैस का टेम्परेचर हो चुका है T2। अब अगर आप टेम्परेचर को चाहो तो डिग्री सेल्सियस में रख सकते हो या फिर केल्विन में रख सकते हो, चलेगा। नाउ m amount of mass of substance या फिर gas it was placed inside of this container and some amount of heat is supplied due to which temperature change has occurred। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो अगर मैं बताऊं इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। सो इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, राइट, which is having certain mass so that its temperature is changed, तो कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, आप चाहो तो टेम्परेचर चेंज जिसको मैं डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट इज T2 माइनस T1। डिग्री सेल्सियस में रखिए टेम्परेचर या फिर केल्विन में रखिए, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही आएगा, चलेगा। अब हमें बनानी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो मान के चलिए मेरा जो सिस्टम है वो है 1 kg का। कितने केजी का सिस्टम है, 1 kg का, चलेगा। नाउ इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर है T2 और मैं बोल रहा हूं कि मेरा टेम्परेचर डिफरेंस ओनली 1 का है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं T1 ले रहा हूं 27 डिग्री सेल्सियस और T2 हो गया है 28 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन के टर्म्स में दिस इज 300 केल्विन एंड दिस इज 301 केल्विन। तो इनका जो डिफरेंस है डेल्टा टी कितना निकल कर आएगा भैया, 1 निकल कर आएगा। मास कितना कंसिडर करना है, 1 kg। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 1 इंटू 1, है कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट तो हीट में ले सकता हूं जूल में, मास में ले रहा हूं केजी में और टेम्परेचर डिफरेंस ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस में। तो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही बात होगी, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डेफिनेशन की बात आई तो डेफिनेशन क्या होगी, S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। कब, अगर मेरा मास है 1 kg और टेम्परेचर डिफरेंस भी कितने से हुआ है, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम हैविंग यूनिट मास टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या कहा मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड और रिमूव्ड from the system having unit mass to change its temperature by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। तो चलो सबसे पहले सिंपल सी मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूँ क्योंकि इस डेफिनेशन का हमें काम पड़ने वाला है टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले नॉर्मल जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी added
और रिमूव्ड, क्योंकि ऐड करोगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा और रिमूव करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों ही केस में आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज और लोअर द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन और जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। चलेगा, रिलेवेंट डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना है तो। अब यहां पर जब डेफिनेशन बनाई थी तब क्या हुआ था, S बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा क्यू, क्योंकि M और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई थी, यूनिटी हो गई थी। चलेगा, इतना याद रहेगा। अब यहां अगर गैस के केस की बात करें, सिस्टम में जो गैस है मेरी, इस सिस्टम में जो गैस है, तो गैस के पास ना दो तरीके की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती है। ठीक है, ध्यान से समझो ये सारी चीजें। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, गैस हैज टू टाइप्स ऑफ specific heat capacity. One is principal specific heat capacity, principal specific heat capacity, और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम एस से या फिर स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल एस जो सिंबल है उसको यूज करेंगे, स्मॉल सी जनरली नहीं यूज करेंगे। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरह लिखूं तो इट इज सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब व्हाट इज दिस एन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सिस्टम जो है किसी कंटेनर के अंदर, अगर मैं मास के फॉर्म में मतलब केजी के फॉर्म में ना बताते हुए नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में अगर बताता हूं, तब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो डेफिनेशन कैसे बन सकती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड, इट इज द अमाउंट ऑफ heat added or removed from, अब n की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं, डेल्टा टी को भी 1 कंसिडर करते हैं, तो c विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा क्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सो आई विल बी राइटिंग अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, एक ही बात है, substance to increase or decrease, आप चाहो तो लिख सकते हो to raise or lower its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया भैया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और जूल पर मोल केल्विन। चलेगा, अब दूसरी बात, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो हमने बात करी उसमें भी फिर दो टाइप है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के भी दो टाइप्स होंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक एक करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। चलेगा, उसमें भी फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको मैं एस सफिक्स पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या होता है ये, मान लो मेरे पास ना इस तरीके से एक सिलेंडर है जिसके ऊपर मैंने एक सर्टन पिस्टन को रखा है ताकि हमारा सिलेंडर जो है वो एयर टाइट हो जाए। इस पर्टिकुलर पिस्टन क्या
क्या काम है? इट इज मूविंग डाउनवर्ड। इसके अंदर जो भी गैस है वो इस गैस के ऊपर सर्टन प्रेशर P को बनाए रखेगा। अगर हमारे इस पिस्टन का मास कांस्टेंट है तो ऊपर से जो फोर्स एक्सर्ट होने वाला है ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण, तो वो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया जो गैस है हमारे इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर, वो कांस्टेंट प्रेशर के कारण इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलेगा। नाउ अब अगर मैं सर्टन अमाउंट ऑफ हीट ऐड करता हूं या रिमूव करता हूं सिस्टम से, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो हीट ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है सिस्टम से, दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दस इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आई कैन राइट SP इज इक्वल टू डेल्टा Q, again it is at constant pressure, divided by whatever be the amount of substance inside of it in terms of kg multiplied by change in temperature. If that particular substance is of 1 kg and change in temperature is of 1 degree Celsius, then I can write SP is equal to delta QP, नीचे तो होगा 1 into 1। ठीक है। फॉर्मूला में अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है। फिलहाल हमने देखा है कांस्टेंट प्रेशर। तो आप जब डेफिनेशन लिखोगे इसका, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको लिखना है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम a unit mass of a substance, unit mass of, जो सब्सटेंस है यहाँ पर, वो सब्सटेंस क्या है? गैस है ना। सो हमें जहां पर भी हमने सब्सटेंस वर्ड यूज किया है उसके जगह आप क्या करो? गैस वर्ड यूज करो। यहाँ पर मैं ऑफ अ गैस, यहाँ पर भी हमने क्या किया था? यूनिट फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस की बजाय हम गैस यूज कर सकते हैं वर्ड। फिलहाल चूंकि ये हमारा प्राइमरी डेफिनेशन है तो मैं सब्सटेंस ही रखता हूं। चलेगा। और जब गैस की बात आएगी, मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट की बात आएगी, तो हमें स्पेसिफिकली गैस को मेंशन करना है। एनीवे, सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ गैस टू रेज और लोअर इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। चलेगा। अब क्या होगा? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर से वही ले लेते हैं, हमारा ये सिलेंडर है। चलेगा। उसके ऊपर हमने क्या रखा है? ऐसा पिस्टन रखा है, लेकिन इस पिस्टन को हम क्या कर दे रहे हैं? वेल्ड कर रहे हैं। पिस्टन को क्या कर रहे हैं? वेल्ड कर देंगे। तो वेल्ड कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी गैस है, जो भी m kg मास की गैस है, अगर मैं उसमें हीट ऐड कर रहा हूं या हीट रिमूव कर रहा हूं, तो देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, राइट। इन दैट केस आई कैन राइट SV इज इक्वल टू डेल्टा Q विच इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन m इंटू डेल्टा T। अगर मास को मैं 1 kg लेता हूं और टेम्परेचर डिफरेंस को 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से कहता हूं, सो आई कैन राइट SV इज इक्वल टू डेल्टा Q 1 और यहाँ पे 1। तो यहीं से फिर इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज, या फिर डायरेक्ट लिख लो, टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे भी लिख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि वो क्या है? प्रेशर पर हो रहा है ये सब। ठीक है। चलो। सो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर केजी केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब हम बढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की तरफ। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की हमने डेफिनेशन देख ली थी। इसमें भी दो कैटेगरी,
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp would be amount of heat energy added or removed at constant pressure for that given number of moles of a gas and to change its temperature by delta T. Cv would be equal to delta QV upon N delta T. अगर मैं n की वैल्यू को 1 लेता हूँ और डेल्टा t को भी 1 लेता हूँ तो आई कैन राइट Cp इज इक्वल टू डेल्टा QP एंड Cv वुड बी इक्वल टू डेल्टा QV। यहाँ पर n और डेल्टा t 1 है, चलेगा। नाउ डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? Cp के केस में इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वर्ड क्या यूज होगा? यूनिट मोल, क्योंकि n की वैल्यू क्या ली है? 1। फ्रॉम अ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलेगा। सो Cv को हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक और चीज याद रखिए, ये जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, ये हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चाहे वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो या मोलर स्पेसिफिक हीट हो। एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट था उस समय क्या हो रहा था, सिस्टम में जब हीट एब्जॉर्ब हो रही थी टू रेज इस टेम्परेचर, तो एक्चुअली क्या होता है, सिस्टम जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके पास ऑलरेडी एक काम और आके पड़ा है। क्या है? उसको प्रेशर जो है, जो ऊपर से आने वाला पिस्टन है, उसको बैलेंस करके रखना है। और इस पर्टिकुलर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है गैस द्वारा। और फिर एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसके साथ हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेंज होता हुआ देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रही है उसमें सम एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड to balance this part of piston or balance the pressure which is due to piston, and thus large amount of heat is required in order to see the visible change in temperature, right? लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है? कोई ऐसा ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि प्रेशर को बैलेंस करना है, इसलिए जो भी हीट आप ऐड करोगे डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट होगा चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको याद रखना है। तो यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं भैया कि Sp विल बी ग्रेटर देन Sv एंड Cp विल बी ग्रेटर देन Cv, चलेगा। और एक चीज यहाँ पे, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है और मोलर स्पेसिफिक हीट है उनके बीच में एक रिलेशन है। हम इनको ना इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक का दूसरे में। तो रिलेशन क्या है? याद रखना ट्रिक, चाय समोसा, C फॉर चाय, समोसा, S फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और M जो पार्ट है समोसे का, M इज फॉर मोलर मास, राइट? तो C इंटू S इंटू M। तो अगर मैं कहूं Cp दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट वुड बी इक्वल टू Sp इंटू मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अगर मैं कहूं Cv तो Cv वुड बी Sv इंटू मोलर मास। चलो, रहेगा इतना याद रहेगा। आप जो भी सिस्टम दिया होगा आपका उसका मोलर मास आपको कंसीडर करना है व्हाइल कन्वर्टिंग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर एंड मोलर इनटू स्पेसिफिक एज वेल, चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। अब एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है? तो किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए जो रेशो होता है Cp अपॉन Cv का, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर गैस। सो एडियाबैटिक कांस्टेंट को गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज स्पेसिफिकली Cp अपॉन Cv का रेशो, Cp अपॉन Cv का रेशो, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है। मान लीजिए आपकी अगर मोनो एटॉमिक गैस होगी, मोनो एटॉमिक, तो गैमा की वैल्यू अलग रहेगी। फिलहाल मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूं इट इज 5/3। लेकिन अगर आपकी डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस, तो जो गैमा की वैल्यू होती है इट कम्स आउट टू बी 7/5। सो 5/3 इज 1.67, 7/5 इज हाउ मच? 1.4, ठीक है। वैसे अगर पॉली एटॉमिक गैस है, मतलब ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनी हुई गैस है, तो उनके लिए भी गैमा की वैल्यू जो है वो वेरी होती जाती है। इसको आगे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या है? मेयर्स रिलेशन अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो Cp
माइनस CV, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं? मोलर, that would be equal to R. So molar specific heat capacity at constant pressure minus molar specific heat capacity at constant volume is equal to universal gas constant R. R जो है वो universal gas constant है जिसकी वैल्यू हमें पता है, it is 8.314 जूल पर मोल केल्विन। कितनी होती है? जूल पर मोल केल्विन 8.314। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8314 जूल पर किलोमोल केल्विन, चलेगा। तो ये दोनों ही वैल्यू का ना काफी यूज है आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेयर्स रिलेशन को हमें प्रूफ के फॉर्म में डिराइव करके दिखाना है। सो आई एम डिराइविंग दिस मेयर्स रिलेशन, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, इसे मुझे क्या करना है? डिराइव करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं, मान लेते हैं कि मेरे पास ना इस तरीके से एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली है। तो लेट्स कंसीडर सिलेंडर पिस्टन असेंबली। जो प्रेशर एग्जर्ट करने वाला है हमारा सिलेंडर पिस्टन वो है P, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उस पर। इस सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे? n मोल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। तो चलो मैं लिख लेता हूं इन शॉर्ट सेंटेंसेस। कंसीडर n moles of ideal gas enclosed in the cylinder fitted with a piston, ठीक है। और इस पिस्टन का जो भी प्रेशर एक्सर्शन हो रहा है वो है P। तो एज शोन इन फिगर, ठीक है। लेट P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर exerted by piston on the गैस। हम मान के चलेंगे कि ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इस पिस्टन का जो मास है वो भी कांस्टेंट है, चलेगा। और मास कांस्टेंट होने के कारण अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चलेगा इतना। अब मैं लिख रहा हूं some amount of heat, let's say delta Q amount of heat is being transferred to the system। सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इस गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है T1, एंड जो फाइनल टेम्परेचर होगा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस उसे मैं लिखूंगा T2। तो T1 माइनस T2 वुड बी डेल्टा T, इसको आपको याद रखना है। सो आई एम राइटिंग हियर लेट डेल्टा Q इज द हीट सप्लाइड to the gas at constant pressure, ठीक है। अब ये जो डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट हमने सिस्टम में क्या की है? ऐड की है। इसका होता क्या है एक्चुअली, इसे समझने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं जो कि आगे होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है? आप जो भी हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, चाहे कभी सप्लाई कीजिए या कभी एक्सट्रैक्ट कीजिए, इसके कारण नेट इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब क्या होगा? जैसे ही आप सम अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई कर दोगे, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कल याद है जैसे हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़े थे, तो इनिशियली मॉलिक्यूल्स वर रिजिड, और मैंने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं? फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। तो रिजिड से अगर वो नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक और चीज याद रखना, जिस भी गैस के लिए ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। सो लार्ज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या कर लिया है, गैस के मॉलिक्यूल ने इनिशियली जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मैंने सप्लाई किया उसको वो एब्जॉर्ब करते चले गए। एब्जॉर्ब करने के कारण गैस की जो इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर वो एक आइडियल गैस है तो वो इंक्रीज होने लगती है। एक लिमिट तक ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है जिसे मैं डेल्टा यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मान लीजिए डेल्टा यू इज व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। उसके बाद भी आपने हीट तो सप्लाई करके ही रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 10 जूल ऑफ हीट सप्लाई की, तो हो सकता है 6 जूल ऑफ हीट किस लिए यूज हुई, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड बची हुई जो 4 जूल एनर्जी है आउट ऑफ 10, 6 इज फॉर इंटरनल एनर्जी का चेंज, एंड जो रिमेनिंग 4 जूल हीट बची है वो किसके लिए यूज होती है, टू परफॉर्म वर्क। अब टू परफॉर्म वर्क मतलब क्या है, यहां पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ पिस्टन, ड्यू टू विच द पिस्टन विल स्टार्ट्स टू मूव। पिस्टन विल स्टार्ट्स टू मूव और पिस्टन का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा आप देखोगे कि अब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है जो गैस ने ऑक्यूपाई किया है वो बढ़ चुका है। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी तब वॉल्यूम बढ़ रहा था क्या, नहीं, तब वॉल्यूम कैसे था, कांस्टेंट था, डेल्टा वी वाज 0। सो डेल्टा यू इज एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी is nothing but amount of heat energy absorbed by this gas when volume was constant. So I can say out of 10 joule 6 joule was the energy absorbed by the gas at constant volume. तो ध्यान से देखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, if delta Q is the total amount of heat supplied at constant pressure, out of that delta QV is the amount of heat absorbed at constant volume, and this delta QV is nothing but your delta U। और बचा हुआ क्या है, वर्क डन। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट अमाउंट ऑफ हीट यू सप्लाई और यू एक्सट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, दैट विल रिजल्ट इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और ध्यान रखना हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल हैपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली, दस डेल्टा यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपको याद रखना है, ये हमेशा वैलिड रहेगा। चलिए अब हमें पता है, एज वी नो, क्या पता है, डेल्टा क्यू इज द हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हमने लिखा है, तो आई एम राइटिंग डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और जो भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ है डेल्टा टी, दैट वुड बी इक्वल टू Cp, होगा कि नहीं। सो कैन आई राइट डेल्टा क्यू इज नथिंग बट n Cp डेल्टा टी, बिल्कुल ठीक है। अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इक्वेशन नंबर मैं 1 देता हूं तो इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। पहली बात समझ में आई। सेकंडली वी ऑल्सो नो, अगर मैं लिखूं इफ डेल्टा क्यू वी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड by gas at constant volume to change its internal energy, delta u, ठीक है, then मैं क्या लिख सकता हूं, then I can write delta u which is nothing but delta Q at constant volume, and we know कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द टोटल अमाउंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। तो कैन आई राइट डेल्टा क्यू वी इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी, राइट। n को मैं इधर लेके चला गया तो एन सी वी डेल्टा टी, and this delta q is nothing but delta u, therefore I can write delta u is equal to n cv delta t। इसे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन और हमारे पास एक और चीज बची है, क्या है, वर्क डन। तो चलो वर्क डन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में Cp को लेकर डेल्टा क्यू लिया। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया,
CV को लेकर डेल्टा क्यू लिया, एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे वर्क डन, सो डेल्टा डब्ल्यू। देखो वर्क डन क्या होता है, इट इज एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलेगा। नाउ मान लीजिए फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इनटू एरिया। ए क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन। ए क्या होगा, एरिया ऑफ पिस्टन। चाहो तो आप यहां पे लिख लो, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं फोर्स एक्टिंग अपॉन द पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाने के बाद इसका सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख रहा हूं dx। dx इज द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई एम राइटिंग हियर, सो दिस वुड बी dx। सो आई कैन राइट p इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सो p इंटू डी, क्योंकि वो छोटा सा वॉल्यूम है इसलिए। सो वर्क डन इज इक्वल टू p इंटू डी वी, एंड इफ देर इज अ लार्ज चेंज इन वॉल्यूम तो dv के जगह में लिख सकता हूं डेल्टा v। सो वर्क डन वुड बी इक्वल टू p इंटू डेल्टा v, विच इज नथिंग बट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। सो अब आगे हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4, या फिर यूज इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। What is delta Q? Which is amount of heat added at constant pressure, that can be written as NCP delta T, which is equal to NCV delta T plus P delta V। चलेगा। अब सिस्टम के अंदर कौन सी गैस है मेरी, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमने रखा है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर एज पर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी क्या होता है, पीवी इज एनआरटी। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम। तो आई एम राइटिंग पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआर, जो चेंज होने वाली क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी, डेल्टा टी। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ये ऊपर का जो इक्वेशन है मेरा, ये क्या बन जाएगा, दैट वुड बी एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अब देखो n कैंसल, डेल्टा टी भी कैंसल, तो बचा है Cp इज इक्वल टू Cv इज इक्वल Cv प्लस आर, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। देयरफॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एंड दिस इज माय मेयर्स रिलेशन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दिस इज माय मेयर्स रिलेशन। सो देखो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां से एक्चुअली चालू हो रहा है। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलो, तो Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिनकी वैल्यूज होती है मैं यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर 8314 जूल पर किलो मोल इंटू केल्विन। चलेगा, दीज आर टू वैल्यूज ऑफ आर। अब इसी पर्टिकुलर रिलेशन को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में। कैसे, तो हमें पता है भैया चाय समोसा वाला रिलेशन, C इज इक्वल टू एस इंटू एम। तो m क्या होता है, मोलर मास होता है। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करेंगे तो आई कैन राइट Cp के बजाय मैं लिख सकता हूँ Sp इंटू मोलर मास माइनस Sv इंटू मोलर मास इज इक्वल टू R। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Sp माइनस Sv, मोलर मास कॉमन आ जाएगा, हियर इट इज R, और मोलर मास को यहां पर मैं नीचे भी लेकर आ सकता हूं। सो दिस इज वन मोर रिलेशन फॉर मेयर्स, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेयर्स रिलेशन, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। चलेगा। नाउ ध्यान से समझना, अगर Cp Cv इनकी मैं बात करूं तो ये कैसे लिख सकते हैं अपन, जूल पर मोल केल्विन, ये भी क्या होगा, जूल पर मोल केल्विन। आर की भी वैल्यू किस में है भैया,
जूल, यहां पर देखिए जूल पर मोल केल्विन, चलेगा। एसपी को मैं लिख सकता हूं जूल पर केजी केल्विन, एसवी क्या होगा, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अगर ये जूल में है सारे, तब तो ये रिलेशन एग्जैक्टली वैलिड है, दोनों ही रिलेशन वैलिड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एसपी एसवी या सीपी सीवी की वैल्यूज जूल में ना देते हुए कैलोरीज में दी जाती है, तब क्या करना है। तो देखो, अगर सीपी सीवी एसपी या एसवी अगर आपको दी जाएगी कैलोरी के टर्म्स में, फॉर एग्जांपल सीपी इज कैलोरी पर मोल केल्विन, एसवी इज ऑल्सो कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। और जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर वो दिया है जूल पर मोल केल्विन, तो ऐसे केस में हमें एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब क्या है, अगर मैं मान लीजिए 1 कैलोरी ऑफ हीट को यूज करता हूं, तो उससे कितना वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ जूल मुझे मिलेगा, दैट वुड बी 4.18 जूल। So 1 calorie of heat is equivalent to 4.18 जूल वर्क डन। यही होता है कैलोरी और जूल का कन्वर्जन। सो इसे ही बेसिकली हम कहते हैं, ये जो 4.18 दिख रहा है ना आपको, दिस 4.18, दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हीट एनर्जी का मैकेनिकल इक्विवेलेंट। बात आ रही है समझ में। तो अगर ऐसा हुआ कि सीपी भी कैलोरी में दिया, सीवी भी कैलोरी में दिया, लेकिन आर जो है वो जूल में दिया, तब आपको मेयर्स रिलेशन में क्या करना है, सीपी माइनस सीवी वुड बी इक्वल टू आर अपॉन जे। और यहां पे याद रखना, जे इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जो आएगा 4.18, ठीक है। आया कैसे, ये कैसे आया होगा यहाँ पे, तो देखो मैं समझा के दे रहा हूं। हमारे पास है सीपी माइनस सीवी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी एंड आर इज इन टर्म्स ऑफ जूल। तो भैया हम जानते हैं यहां पर अगर राइट साइड में जूल है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, जूल ही चाहिए, क्योंकि ऐड कैसे होता है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर ही तो सेंटीमीटर कहलाएगा, किलोमीटर प्लस किलोमीटर किलोमीटर, केजी प्लस केजी केजी होता है। तो यहाँ पर एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, कैलोरी को डिफरेंस ले रहे हो कैलोरी का, और आपका आंसर किस में है, जूल में, तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हो, ये जो कैलोरी वाली वैल्यूज थी इसको मल्टीप्लाई करते हो 4.18 से, विच इज नथिंग बट जे। सो जे जो है वो जूल हीट इक्विवेलेंट है, सॉरी मैकेनिकल इक्विवेलेंट है हीट का। सो जूल में जैसे ही आप इसको जूल से मल्टीप्लाई करते हो, तो वही जूल क्या हो गया, आर के नीचे आ गया। तब जाके सीपी और सीवी को हमने कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करके इस रिलेशन को प्रॉपरली लिखा है। वैसे ही अगर देखिए यहां पर एसपी और एसवी, ये भी मैं ले रहा हूं कैलोरी पर केजी केल्विन, एसवी इज ऑल्सो कैलोरी पर केजी केल्विन, तो आपके लिए रिलेशन हो जाएगा एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज जे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। आई होप कि आपको ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहे होंगे। सो ऑल दीज आर बेसिकली मेयर्स रिलेशन, ऑल दीज आर बेसिकली मेयर्स रिलेशन, चलेगा। सो मेयर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर सिलेबस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है इजी, सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, गिवन द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एसपी एंड एसवी फॉर द हाइड्रोजन गैस, फाइंड द वैल्यू ऑफ जे इफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज गिवन एज 8300 जूल पर केजी केल्विन। तो ये जूल पर केजी केल्विन नहीं होगा, ये होना चाहिए जूल पर किलोमोल केल्विन। हमने देखा था ना आर की वैल्यूज, है ना। तो अगर 4 डिजिट में है तो इट शुड बी जूल पर किलोमोल केल्विन। एनीवे देख लेते हैं जूल पर किलोमोल केल्विन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन डेटा। क्या है भैया गिवन, सबसे पहले दिया है एसपी विच इज 3400 कैलोरी पर केजी केल्विन, एसवी 2400 कैलोरी पर केजी केल्विन। अब हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलर मास क्या होगा, इट इज 2 ग्राम पर मोल, ये हमें पता है। ध्यान से समझो बेटा, यहां पर जो सिस्टम है वो केजी में है
और हम जो मोलर मास कंसिडर कर रहे हैं वो ग्राम में कंसिडर कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बाद में केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ, ग्राम का केजी करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 10⁻³ तब ये हो जाएगा केजी मोल, चलेगा। सो दैट वुड बी 0.002 केजी मोल एंड दिस इज द मोलर मास। फिर क्या दिया है, मैं आर की वैल्यू देकर रखी है विच इज 8300। यहां पर आपको लिखना है जूल पर किलो मोल एंड केल्विन, चलेगा। इतनी सारी चीजें ली है। पूछा क्या है, जे पूछा है, तो हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है, SP माइनस SV इज इक्वल टू आर अपॉन मोलर मास इंटू जे। इस रिलेशन का यूज करके हम जे को फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो J would be equal to R upon SP minus SV into मोलर मास। अब चूंकि SP और SV केजी में ही दिए थे, तो हमें मोलर मास केजी वाला ही कंसिडर करना पड़ेगा। और R की वैल्यू तो हमने जूल पर किलोमोल केल्विन में लेकर रखी है। आप चाहो तो इसको जूल पर मोल केल्विन भी रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, जूल पर किलोमोल केल्विन से हटा के इसको जूल पर मोल केल्विन करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा भैया, दैट वुड बी 8.3 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, चलो ऐसे भी इसको रख सकते हैं। सो आई एम सॉल्विंग दिस एज J इज इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाय 3400 माइनस SV कितना दिया है 2400 इनटू मोलर मास कितना आया था हमारा, इट इज 0.002 या 2 इंटू 10⁻³ सो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया तो ये दैट वुड बी 10⁻+3 डिवाइडेड बाय 2 into 3400 minus 2400 is 1000, that is 10⁻3। 10⁻3 कैंसल, 8.3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो दैट वुड बी 4.2 1 2, then we have 1 5, so 4.15। सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हमें क्या मिला है, 4.15 जूल पर कैलोरी। और हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो नियरली मैच हो रहा है। दैट इज माई मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज once and when you are done with Mayer's relation while solving this problem, pay complete attention and try to revise this problem again. The more you revise, more it will be easy for you to solve the question. चलेगा। Now let's move to next part. अब हमें क्या करना है, we have to determine specific heat capacities and adiabatic constant। तो specific heat capacities क्या होती है, Cp Cv, है ना। जनरली अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो वो होगी Cp/Cv एंड वी हैव टू कैलकुलेट एडियाबैटिक कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ Cp to Cv। तो ये हमें सॉल्व करना है, डिटरमाइन करना है। पहले किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस, सेकंडली इट इज फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में भी हमें दो पार्ट दिए हैं, रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस। एंड लास्टली वी हैव टू सी अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड Cp/Cv फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक चीज याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए फॉर एनी ऑफ द गैस हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो वहां पर हमने समझा था कि जो एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एवरेज एनर्जी, इट इज एक्चुअली इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एंड सेकंडली हम यूज करेंगे मेयर्स रिलेशन का। किसका, मेयर्स रिलेशन विच इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये दो रिलेशन का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने वाले। लेट्स स्टार्ट्स विद मोनोएटॉमिक गैस। सो मोनोएटॉमिक गैस हम जानते हैं भैया, आइडियल गैस होती है, मोनोएटॉमिक गैस होती है। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनोएटॉमिक गैस के पास, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। और तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ट्रांसलेशनल होते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ
इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं that energy per molecule is nothing but degrees of freedom multiplied by half of kbt. चलेगा? तो we have 3 degrees of freedom, so I am directly writing this here as 3 by 2 kbt. This is what energy per molecule. ठीक है, लेकिन हमारा जो गैस है वो एक मॉलिक्यूल से थोड़ी मिलकर बना है, वो तो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और ये पूरे सारे मॉलिक्यूल मिलकर बनता है मोल ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? तो मुझे निकालना है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल, सो आई कैन राइट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल। ये कैसे मिलता है? सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, सो दे आर एवोगाड्रोस नंबर, है ना? तो एवोगाड्रोस नंबर में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही एक पर्टिकुलर मोल्स में होते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर 3 by 2 kBt इंटू Na, और हम जानते हैं kb क्या होता है? R अपॉन Na कैंसिल हो जाएगा, सो u मोल वुड बी इक्वल टू 3 by 2 R इंटू टी। चलेगा? अभी तक हमारे पास Cp या Cv कुछ नहीं आया है, हमने ये जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इसको कैलकुलेट किया है विच इज 3 by 2 RT। n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलेगा? अब हमें फाइंड करना है CpCv। कैसे फाइंड करना है? देखो, आराम से देखो। सो वी ऑलरेडी हैव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल, हियर इट इज 3 by 2 RT। अब एक काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो डिफरेंशिएट above equation with respect to temperature कैपिटल T, तो ये हो जाएगा du by dt। तो यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंशिएट किया वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग d dt ऑफ 3 by 2 RT। अब देखो भैया, 3 by 2 और R तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, और dt अपॉन dt तो वैसे भी बचेगा 1। सो आई कैन राइट du by dt is nothing but 3 by 2 R। अब ध्यान से देखो, डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा यू इज चेंज इन एनर्जी, और कौन सी एनर्जी? उस गैस की इंटरनल एनर्जी, वही तो है एनर्जी इन मोल, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, dt क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिखूं CV, तो CV क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज नथिंग बट डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा T। अब हमने जो कंसिडर किया है गैस, वो अगर मैं 1 मोल कंसिडर करता हूं तो N की वैल्यू हो गई 1, हटा दी मैंने, क्या बचा है ऊपर? डेल्टा QV अपॉन डेल्टा T। अगर मैं इन्फाइनेटली स्मॉल वैल्यूज कंसिडर करूं तो CV वुड बी इक्वल टू dQV अपॉन dt। ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हैपन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इसको मैं लिख सकता हूं du, एंड नीचे तो dt है ही, मतलब du अपॉन dt को ही हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? CV से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग एज du अपॉन dt इज एग्जैक्टली इक्वल टू CV, देयरफॉर CV इज इक्वल टू 3 by 2 R। So molar specific heat at constant volume for the monoatomic gas is given by 3 by 2 R। और यहाँ पे याद रखना 3 बेसिकली नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो 3 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट्स व्हाई इट इज 3 by 2 R। अगर मान लीजिए डाई एटोमिक गैस है रिजिड, तो उसमें 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो CV क्या आ जाएगा? 5 by 2 R, है कि नहीं? अगर कोई एक गैस है जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है, फॉर एग्जांपल डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल वाली गैस है, तो उसमें 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो CV क्या हो जाएगा? 7 by 2 R। ठीक है, इतना याद रखना है। चलो, अब CV निकल गया, CP निकाल सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। आप क्या कर लेना, ये जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर इसको अपने कॉपी में पहले ही लिख लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आई एम कैलकुलेटिंग CP। ठीक है, सो वी नो, क्या पता है भैया हमें? फ्रॉम मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा? CP इज R प्लस CV। नाउ दिस इज R, CV इज 3 by 2 R।
आर अगर कॉमन आ गया तो दिस इज 1 प्लस 3/2 एंड दैट वुड बी 5/2, सो आई कैन राइट 5/2 आर। सो मेरा सीपी आ गया है 5/2 आर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट एडियाबैटिक कांस्टेंट। और एडियाबैटिक कांस्टेंट ग्यामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी। तो चलो फट से लिखो, ग्यामा इज इक्वल टू सीपी कितना है 5/2 आर, 5/2 आर। सीवी कितना है 3/2 आर, आर आर कैंसल, टू टू कैंसल, सो ग्यामा इज गिवन बाय 5/3। ग्यामा कितना मिला है मुझे 5/, ठीक है। तो ये हो गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए। आपको लग रहा होगा ये बहुत लेंदी है, बिल्कुल लेंदी नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, इंटरनल एनर्जी या फिर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है, फिर हमने उसको मोल में कन्वर्ट करके लिया है, और एक बार मोल में आ गया कि बस हमें थर्ड स्टेप करनी है डिफरेंशिएट, वहां से हमें सीवी मिलता है और फिर मेयर रिलेशन से सीपी। एक बार सीवी सीपी मिल गया कि हम क्या निकाल सकते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे समझा के आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली डायटोमिक गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना इजी हो जाएगा। अब डायटोमिक गैस के लिए कैलकुलेट करना है, सो एज पर, इसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। तो एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। अब बताओ, डायटोमिक गैस है, रिजिड मॉलिक्यूल है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओनली 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 5/2 केबीटी। अब हमें निकालना है एनर्जी पर मोल, तो विच इज एक्चुअली एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल multiplied by Avogadro's number, number of molecules in 1 mole. So that would be equal to 5/2 kBt। kBt क्या होता है, R upon NaT multiplied by Na कैंसिल, तो क्या बचा 5/2 RT, 5/2 RT। दिस इज एनर्जी इन मोल। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है इसको। तो चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा du/dt विच इज अगेन इक्वल टू 5/2, सिर्फ बचेगा r। दिस du/dt इज बेसिकली cv, तो cv इज इक्वल टू 5/2 r। चलेगा। अब हमें क्या करना है, cp। तो फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, फट से कर लो, क्या हो जाएगा, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, देयरफॉर cp इज इक्वल टू r प्लस cv एंड दस r प्लस 5/2 r। तो ये कितना हो जाएगा, r कॉमन आ गया, सो 7/2 राइट, 7/2 r डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, दिस इज माई 7/2, दैट इज योर सी। चलो ये हो गया नॉन रिजिड। अब नॉन रिजिड की बात करें तो बस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं नॉन रिजिड के केस में, 7 होते हैं, हमने देखा था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए कितना फास्ट होते जा रहा है अभी। वी नो भैया, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 7/2 केबीटी। हमें फाइंड करनी है एनर्जी पर मोल, सो दैट वुड बी 7/2 केबीटी मल्टीप्लाइड बाय Na। सो ये आ जाएगा डायरेक्टली 7/2 RT हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा du/dt एंड दैट वुड बी डायरेक्टली 7/2 r। और हम जानते हैं du/dt ही होता है cv, देयरफॉर cv इज इक्वल टू 7/2 r। चलेगा। और cp क्या हो जाएगा फिर, r प्लस 7/2 r एंड दैट वुड बी 9/2 r। तो ये हो गया cp। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द एडियाबैटिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, कितना होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, इज एक्चुअली cp बाय cv। सो ग्यामा इज इक्वल टू cp कितना आया है हमारा
9/2, CV कितना है 7/2, सो 9/2 R, दिस इज 7/2 R, so basically this is 9/7, so gamma is 9/7। और जो यहाँ पर रिजिड मॉलिक्यूल था, तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए gamma आएगा CP/CV, so that would be 7/2 R into 5/2 R cancel, 2 cancel, so that was 7/5। so gamma जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है, एडियाबेटिक कांस्टेंट, उसको हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो, तो यहां तक हो गया भैया रिजिड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल इन केस ऑफ डायटोमिक। अब यहां पर आगे अगर आप देखोगे तो मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख कर दिया है फॉर मोनो एटोमिक एंड डायटोमिक गैस। क्या आया था, देखो मोनो एटोमिक गैस के केस में ग्यामा आया था 5/3। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, वो CP/CV होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 क्या है, ये जो 3 है बेसिकली दिस 3 रिप्रेजेंट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर मैं 2 की एडिशन कर दूं तो ये हो जाएगा 5, सो 5/3 इज ग्यामा। अगर मैं डायटोमिक रिजिड डायटोमिक की बात करूं, ये क्या था मैम, मोनो एटोमिक। तो अगर रिजिड डायटोमिक तो ग्यामा कितना आया था, दैट वाज 7/5। देखिए रिजिड डायटोमिक गैस के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने थे, 5, 5 + 2 = 7, सो अगेन F + 2 / 2, दैट इज माई ग्यामा। अगर मैं कहूं नॉन रिजिड डायटोमिक, यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने थे भैया, 7 थे। देखो आपका जो ग्यामा भी है वो कितना आया था, 9/7। तो अगर मोनो एटोमिक गैस है या फिर डायटोमिक गैस है, सिर्फ इन्हीं के केस में ग्यामा इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये रिलेशन काम करता है। चलेगा, नाउ लेट्स मूव एंड सी पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस क्या है, ये वो गैसेस है जिसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के, इट इज 3 और मोर देन 3। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो, सो देखो, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं भैया एनर्जी होल्ड बाय दैट मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। अब सवाल यह है कि किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो आपको पता है 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 3 रोटेशनल होते हैं, और बाकी के जो बचे होते हैं वो 2 टाइम्स द मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। एंड इनका अगर आप समेशन कर लो तो देयर यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो यहां हम लिख सकते हैं कि भैया 3 ट्रांसलेशनल मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी प्लस 3 rotational into half of kBt and plus 2 times the mode of vibration into half of kBt. That would be my total number of degrees of freedom multiplied by half of kBt would be your total amount of energy per molecule. So I am simply writing this as 3/2 kBt। ये T नहीं लिखना है अपने को, ये जो T है, ये जो R है, इसको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, चाहो तो आप इसको इरेज करके रख लो, टी को मैं हटा रहा हूं, या फिर एक काम करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे अपन। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt एंड प्लस ये 2 अगर कैंसिल हो गया तो कितना बचा है, m टाइम्स ऑफ kBt। चलेगा, अब देखिए केबीटी में सबसे कॉमन ले रहा हूं, सो केबीटी अगर कॉमन आता है तो बचता क्या है भैया, 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2 प्लस m, 3/2 प्लस 3/2 प्लस m। सो 3/2 इज 1.5, 1.5 प्लस 1.5 इज 3, सो ये हो गया केबीटी इंटू 3 प्लस m। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज माय एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब मुझे फाइंड करनी है एनर्जी पर मोल, तो आई एम राइटिंग एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो दिस इज 3 + m इंटू
KBT इंटू Na, तो ये आ जाएगा KB इज वॉट R अपॉन Na, तो Na कैंसल, आई कैन राइट 3 प्लस m इंटू RT, दिस इज एनर्जी पर मोल। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैपिटल T, तो ये हो जाएगा du बाय dt which is equal to 3 plus m into R only, and this du by dt is nothing but CV, so CV would be 3 plus m into, चलेगा। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग मेयर्स रिलेशन लिखते हैं, तो यूजिंग मेयर्स रिलेशन वी नो भैया CP वुड बी इक्वल टू CV प्लस R, सो दैट इज R अगर मैं कॉमन लेता हूँ या फिर आप लिख लो 3 प्लस m इंटू R प्लस R भैया कॉमन आ गया, तो बचा क्या है हमारे पास 4 प्लस m क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, और हर एक मोड के लिए 2 एक्स्ट्रा आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे, सो दिस इज माय CP। तो चलो अब लास्ट पार्ट क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सो एडियाबैटिक कांस्टेंट gamma is equal to CP by CV, so this is equal to 4 plus m into R divided by 3 plus m into R तो चलो गया, हो गया कैंसल, तो gamma का रिलेशन क्या निकल कर आया बेटा, 4 plus m डिवाइडेड बाय 3 plus m, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास एडियाबैटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ चुका है फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। जैसे अगर मान लीजिए कोई X नाम की पॉलीएटॉमिक गैस है, ठीक है, और उसके पास जो है 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अवेलेबल है। कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अवेलेबल है, 3, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होगा, हम जानते हैं 4 प्लस m अपॉन 3 प्लस m, दैट इज 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 विच इज एक्चुअली 7 बाय 6, दैट वुड बी अवर आंसर, चलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किए हैं, सारे जो डिफरेंट गैसेस है उनके लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट CP और CV कैसे कैलकुलेट करना है उसे देख लिया है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड द मेयर्स रिलेशन। अगर इन नटशेल रिवाइज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर CV, CP एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, चलेगा। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूँ तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूँ, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में मान लीजिए मैं रिजिड वाला ले रहा हूँ, ठीक है, पहले रिजिड फिर ले रहा हूँ नॉन रिजिड, और लास्ट में हम ले लेंगे कोई भी पॉली एटॉमिक। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, रिजिड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं भैया, वी नो इट हैज़ गॉट 5, और नॉन रिजिड में 7, और पॉली एटॉमिक में तो वो वेरी करते हैं। तो चलो CV कितना आएगा, दैट इज 3/2 R, CP कितना आएगा 5/2 R, और गैमा कितना आ जाएगा 5/3। गैमा हमेशा याद रखना, इट विल बी ग्रेटर देन 1, गैमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, तो 5/3। CV अपॉन CP नहीं होता है, वो CP अपॉन CV होता है, CP हमेशा ज़्यादा रहेगा। चलो यहाँ पर कितना आएगा, दिस वुड बी 5/2 R, किसके लिए, CV के लिए, तो CP कितना हो जाएगा भैया 7/2 R, and that would be gamma is 7/5 times, right? Now non-rigid के लिए CV is 7/2 R, CP would be 9/2 R, and thus gamma would be 9/7। अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूँ तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो वेरी करते रहते हैं, लेकिन CV की अगर बात करें तो दैट इज 3 plus mR, m is modes of vibration, then we have CP that is 4 plus m times of R, और gamma आ जाएगा 4 plus m अपॉन 3 plus m, चलेगा। तो ये सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सीखी है। सो आई होप कि यहाँ तक अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो आपके समझ में आ गया होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, चलेगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।